नमस्कार मित्रों। संघर्ष का रचनात्मक और सकारात्मक रूप, इसके तीसरे चरण में आपका हृदय से स्वागत है। मैं अपने आराध्य, अपने गुरु एवं परम पिता परमात्मा से सदैव यही निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप इस लेख के माध्यम से उन सूक्ष्म बिंदुओं को समझ सकें जिसके लिए वास्तव में यह श्रृंखला तैयार की गई है। मित्रों, अभी तक 2 चरणों के अंदर आपने कुछ बातों को जाना है। इस तीसरे चरण से आपको कुछ अलग बिंदुओं से अवगत कराने का मैं प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं अपने यात्रा पर। संघर्ष का क्षेत्र सदैव अपनी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि यह वह क्षेत्र होता है जहाँ प्रकृति हमसे विशेष समय अवधि एवं हमारे अनुभवी कार्य की मांग करती है। दूसरी ओर हमें स्वयं की ओर यह चिंतन करना होता है कि हमारा कर्तव्य पथ कितना सुदृढ़ है। हमारा यह शरीर पंच तत्व निर्मित है, जिसमें प्रत्येक तत्व अपने अपने क्षेत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए जिस ऊर्जा की मांग करता है, वह हमारे द्वारा ही उसे प्रदान होती है। हमारे अतिरिक्त जितने भी वन्य प्राणी हैं, वह एक निश्चित सीमा क्षेत्र में ही ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकते हैं, जो प्रकृति को संतुलन बनाने में सहयोग कर सकती है। एक नए प्रकार के सृजन हेतु ऊर्जा का भंडारण एवं एकत्रीकरण करने की विशेष क्षमता एवं गुण केवल मानव के पास ही उपलब्ध होती है। जब भी मानव ऐसा करने में असमर्थ होता है, तो प्रकृति उसे संघर्ष रूपी संकेत के माध्यम से यह सूचित करती है कि उसे क्या करना है। अब यदि मानव शरीर उस ऊर्जा की आपूर्ति सही मात्रा में नहीं कर पाता है, तो उसकी प्रकृति उसका कुछ समय के लिए समर्थन करना छोड़ देती है और उसे अनायास ही आलस्य की ओर ढकेलने लगती है। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जब हम कोई भी वाहन खरीदते हैं, तो उसको हमको उस वाहन के साथ उतना ही ईंधन दिया जाता है, ताकि हम ईंधन खरीदने के स्थान तक वाहन को लेकर जा सकें। यदि ऐसा करने में हम सक्षम नहीं रह पाते हैं, तो वाहन बीच मार्ग में ही रुक जाता है, किंतु हम उस वाहन को ईंधन खरीदने के स्थान तक लेकर जाते हैं और पर्याप्त ईंधन उसमें उपलब्ध डलवा देते हैं। इसी प्रकार के से समय समय पर उस वाहन में आवश्यकता अनुसार अब ईंधन खरीद कर डालते रहते हैं। एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत वाहन के भीतर उपलब्ध अन्य सभी कलपुर्जों की रखरखाव की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए हम उसे संबंधित रखरखाव क्षेत्र में ले जाकर उसे ठीक करवाते रहते हैं। ऐसा करने से वाहन सदैव ही अपना सहयोगी बना रहता है एवं हमें हमारे कर्तव्य क्षेत्र में लाभ प्रदान करता रहता है। ठीक इसी प्रकार हमारा भौतिक शरीर प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया एक ऐसा वाहन होता है, जिसमें पंच तत्व रूपी ईंधन भोजन के रूप में हमें सदैव प्रदान करना होता है, जिससे वाहन लक्ष्य तक
पहुंचने के लिए सुनिश्चित ऊर्जा को एकत्र कर सके। यदि किसी भी घड़ी ऐसा करने में हम असफल होते हैं, यह शरीर रूपी वाहन किसी बाधा रूपी संकेत को प्रस्तुत करता है एवं जिसका उचित समाधान अगली बार हमारे जीवन संघर्ष युक्त करता है। मित्रों, एक वृक्ष को अपने जीवन की यात्रा अत्यधिक यात्रा आरंभिक रूप बीज के से करना पड़ता है और अपने पूर्ण रूप तक विकसित होने से पूर्व प्रत्येक चुनौती का सामना करना पड़ता है, जो मौसम के द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के रूप में उसे मिलती है। किंतु जब वह वृक्ष पूर्ण रूप से अपनी जड़ों को पृथ्वी के भीतर एवं अपनी शाखाओं को आकाश में विकसित कर लेता है, उसका अस्तित्व उसके साथ-साथ उसके आसपास के वातावरण की दृढ़तापूर्वक रक्षा का दायित्व संभालने हेतु तत्पर हो जाता है। किसी भी स्थान पर एक वृक्ष वर्षों तक एक छत्र खड़ा रहता है और अपनी सेवाओं को प्रदान करता रहता है। वृक्ष के स्थिर स्वभाव के कारण ही वह सभी पक्षियों का, पशुओं का एवं राहगीरों का आश्रय बनता है। ऐसा कभी नहीं होता कि वृक्ष के पूर्ण विकसित होने के उपरांत उसे प्रकृति द्वारा संघर्ष मुक्त कर दिया जाता है, किंतु अपने दृढ़ एवं शांत स्वभाव के कारण एक वृक्ष प्रत्येक परिस्थिति का सामना कर लेता है। अपने अगले चरण में हम यह समझेंगे कि वह कौन-कौन सी विशेषताएं हैं जो विकसित करनी पड़ती है, अन्यथा कौन-कौन से अवगुणों की श्रृंखला स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। मित्रों, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार जो आपने इस चरण को यहाँ तक सुना। मित्रों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर और लाइक भी कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगला आने वाला वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके उसका नोटिफिकेशन। और कम से कम अपने 5 मित्रों के साथ इसे साझा अवश्य कीजिएगा। अब अपने मित्र आर के तिवारी हेल्दी माइंड एक्सपर्ट को आप आज्ञा दीजिए कि वह अगले चरण की तैयारी कर सके। आपका दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद।